तो हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। इसकी एक ही वीडियो मैंने अभी तक सिर्फ अपलोड की है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, इसके फीचर्स के बारे में बात की, और उसमें मैंने आपको छोटे छोटे 3 डिफरेंसेस भी पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल, क्या डिफरेंस है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है? इसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है? ये हम लोगों ने इतना पार्ट ए में पढ़ा था। यहां पर पार्ट बी में हम लोग बात करेंगे सबसे पहली चीज तो हेनरी फ्यूल जी के बारे में, कि आखिर ये हेनरी फ्यूल जी कौन है, इन्होंने क्या योगदान दिया हमें, इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हेनरी फ्यूल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो 14 में से अप्रॉक्सीमेटली 4 प्रिंसिपल हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो में 4 प्रिंसिपल, नेक्स्ट वीडियो में 6 प्रिंसिपल, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके 4 प्रिंसिपल, और आपके ये जो 14 प्रिंसिपल हैं ये आपके खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्यूल। थोड़ा सा फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूल जिनका पूरा नाम है हेनरी फ्यूल, इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। जन्म कब हुआ था? 1841 में। देखो आपके सामने सब कुछ दिख भी रहा है। तो 1841 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ। किसका? हेनरी फ्यूल जी का। अब इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की लगभग 19 साल की उम्र में, यानी 1860 में। तो 1860 में इनने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की, और डिग्री कंप्लीट करते ही कोयल माइनिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर के तौर पे ये काम करने लगे। ठीक, 2-3 बातें समझ में आ गई आपको। पहली चीज तो इनका जन्म कब हुआ था? 1841 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इन्होंने 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की, और इन्होंने कोयल माइनिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब बात आई 1888 में, इनको दिया गया प्रमोशन, और प्रमोशन दिया गया तो इन्हें बनाया गया मैनेजिंग डायरेक्टर। अब जब इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया तो जो ये कोयल माइनिंग कंपनी थी ये एकदम बेकार हालत में चल रही थी। बेकार हालत का मतलब यहाँ पर ये कि काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में चल रही थी, और इतने ज़्यादा लॉसेस हो चुके थे कंपनी को कि वो इंसॉल्वेंसी के केस पे आ गई थी। इंसॉल्वेंसी यानी पूरी तरीके से बंद होने वाली थी कंपनी। तो इन्हें बनाया गया मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया तो इन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल्स लगा के, इन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रोसेस ऐड करते, कुछ फंक्शंस बना के मैनेजमेंट के, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट की तरफ बढ़ने लगी। और लगभग 30 साल कंपनी के अंदर काम करने के बाद, 30 साल बाद जब देखा गया उस कंपनी को, तो वो कंपनी एक बहुत बेहतरीन कंपनी बन चुकी थी। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। तो ये था टोटल हेनरी फ्यूल जी के बारे में। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो पहली चीज़ 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, हेनरी फ्यूल जी को किस नाम से फेमस किया गया? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा कि हेनरी फ्यूल बिकम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। इसके अलावा जो इनका योगदान है वो सुन लो। पहली चीज तो इन्होंने हमें बताया कि टेक्निकल स्किल में और मैनेजरियल स्किल में दोनों में फर्क होता है। टेक्निकल स्किल का मतलब जैसे एज अ इंजीनियर अगर हम लोग बात करें तो इंजीनियर के पास एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, जो भी जिस भी फील्ड में वो इंजीनियर है। यहाँ पर मैनेजरियल स्किल है, यानी मैनेजमेंट में और एक इंजीनियर के स्किल में दोनों में डिफरेंस होता है। पहली चीज़ तो इन्होंने ये बताई। दूसरी चीज़ इन्होंने हमें बताया कि किसी भी काम को करने का, यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने का टोटल 5 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि ये 5 फंक्शन इससे पहले नहीं थे, बट इन्होंने इन 5 फंक्शंस को हाईलाइट किया। कौन कौन से 5 फंक्शन जरा याद करो, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो अगर हमसे कोई पूछे कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस में जो मेजर स्टेप्स हैं या जो मेजर फंक्शंस हैं वो हमें किसने दिए हैं या किसने बताए हैं, तो ध्यान रखना हेनरी फ्यूल जी ने। और 5 फंक्शन वही हैं आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसके बाद इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए, जो कि प्रिंसिपल्स हमें एक एक से पढ़ने हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल इजी है, सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं। कौन कौन से? पहली चीज इन्होंने डिफरेंस बताया किस किस के बीच में, टेक्निकल स्किल में और मैनेजरियल स्किल में। दूसरी चीज इन्होंने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जो कि हमारे 5 चैप्टर भी हैं। और तीसरी चीज इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए। तो 14 प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग एक एक से पढ़ते हैं। और सबसे पहला प्रिंसिपल आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, जो कि है डिवीजन ऑफ वर्क। पढ़ना कैसे है वो भी सुन लो। पहले प्रिंसिपल क्या है वो देखेंगे,
हर एक प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के बाद इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हैं, अगर ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं तो क्या पॉजिटिव बातें रहेंगी, ये चीज। दूसरी चीज, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, हम वो चीज भी बात करेंगे। हर एक प्रिंसिपल में हमें इस प्रकार से पढ़ना है। तो जैसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो है क्या डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को स्मॉल टास्क में, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देना। तो जनरली क्या होता है, जो होल काम है, जो इकट्ठा काम है, जो हमने टारगेट सेट किया है, उसे छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना ही आपका डिवीजन ऑफ वर्क कहलाता है। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हम लोग बैंक की बात करते हैं। अगर बैंक मैनेजर बाकी सारे स्टाफ को हटा के कहे यार तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, पूरा काम मैं अकेले ही करूंगा आपसे, तो बैंक मैनेजर क्या क्या करेगा, पासबुक पे एंट्री करेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स भी खुलवाएगा, उसके बाद नए अकाउंट भी खुलवाएगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसके बाद कैश डिपॉजिट भी करेगा, उसके बाद विड्रॉ का काम भी वही करेगा और लोन वगैरह का काम भी वही करेगा। तो क्या एक ही मैनेजर इतने सारे काम को ठीक तरीके से कर पाएगा? तो आपका आंसर होगा सर नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो एक ही दिन में परेशान हो जाएगा। कुछ कुछ काम हो सकता है वो 2-3 बार कर दे और हो सकता है कुछ कुछ काम वो करना ही भूल जाए, यानी कंफ्यूजन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि एक काउंटर छोटा सा बना दिया, इस पे लिख दिया विड्रॉल, तो वहां से पैसा सिर्फ विड्रॉल होता है। दूसरे पे डिपॉजिट, तीसरा एफडी का काउंटर बना दिया, चौथा लोन का काउंटर बना दिया। तो हमने काम को छोटे छोटे टास्क में, छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ये आपका कहलाता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो देखो पहले तो आप रीड करोगे कि आखिर इसमें है क्या, फिर आप रीड करोगे इसका एग्जाम्पल, और फिर आपको बताना है क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो। तो पहले हम लोग पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क किया है, हमने काम को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड किया है, यानी डिपार्टमेंट्स अपने बनाए हैं। तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है? सबसे पहली चीज स्पेशलाइजेशन, और दूसरा इंप्रूव्स एफिशिएंसी। स्पेशलाइजेशन का मतलब समझो कि आप जब किसी काम को बार बार एक ही काम को करते हो, अच्छे तरीके से करते हो, तो आप उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, आप उस चीज में परफेक्ट हो जाते हो। दूसरी चीज इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब आपके काम करने की क्षमता इंक्रीज होती है। अगर आप देखो ध्यान से, अगर समझो तो दोनों पॉइंट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक में स्पेशलाइजेशन की बात कर दी, एक में एफिशिएंसी की बात कर दी। ठीक, तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। एफिशिएंसी का तात्पर्य है कि धीरे धीरे जो आपकी कॉस्ट है वो कम आने लगती है, धीरे धीरे आपका टाइम बचने लगता है, ये आपकी कहलाती है एफिशिएंसी। चलो, अगर बाई चांस ये प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो पहले तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट पड़े दो, इन्हीं को नेगेटिव में चेंज कर दो कि एक तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, दूसरा जो एफिशिएंसी है वो नहीं इंक्रीज होगी। तो देखो लैक ऑफ एफिशिएंसी और देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन। और तीसरा है चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। चांसेस होते हैं किस चीज के? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के, यानी काम हो सकता है आप एक ही काम को 2 या 3 बार आप कर दो। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड प्रिंसिपल की। सेकंड प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों का मतलब समझो पहले तो। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, आपके पास डिसीजन लेने की पावर होना, यह आपकी अथॉरिटी कहलाती है। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे आप हिंदी में बोलते हो जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क। अब देखो, अगर मैं आपको जिम्मेदारी दे दूं किसी चीज की, बट मैं आपको पावर ना दूं, तो क्या काम जरूरी है पूरा हो जाएगा? तो मे बी पॉसिबल है कि पूरा हो जाए, बट पॉसिबल है कि हो सकता काम पूरा ना हो पाए। तो कहने का मतलब, और यहाँ पर फ्यूल हमसे ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जितनी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, उतनी आपको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करनी है। आप अगर ज़्यादा अथॉरिटी प्रोवाइड करोगे तो वो उस चीज़ का मिसयूज़ करेगा, और अगर आप अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो हो सकता है काम कंप्लीट ना हो पाए टाइम पे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक वर्कर से कहा, हमने कहा आज के दिन में आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, बट हमने उसे कोई भी अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं की। अब सपोज करो बीच में रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है। अब रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो हमें एक्सक्यूज दे देगा कि सर काम कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि रॉ मटेरियल खत्म हो गया था। अब हमने उसे पावर तो दी नहीं थी कि वो रॉ मटेरियल खरीद ले, तो वो काम कंप्लीट करने से बच जाएगा। तो आपको क्या करना है? 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो एटलीस्ट आप उसे इतनी पावर तो दो कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके। यानी जितनी अथॉरिटी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यही आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा सामने। पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट देख लो जरा। तो पॉजिटिव में
पहली चीज, नो यूज ऑफ अथॉरिटी, वो अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अथॉरिटी एक्स्ट्रा दी ही नहीं है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उतनी ही आपने अथॉरिटी दी है। सेकंड है, हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करेगा बिना किसी डिले के। ठीक, नेगेटिव पॉइंट्स देख लो, यानी अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। पहला, डिले इन वर्क और इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी, तो लेस अथॉरिटी की वजह से या तो काम में देरी हो सकती है या काम पूरा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी, अगर आप एक्सेस अथॉरिटी देते हो तो अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है। और तीसरा, ओवरबर्डन विद द एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, अथॉरिटी नहीं देते हो, तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा काम में। चलो थर्ड प्रिंसिपल की हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब है जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने के लिए हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो आपका डिसिप्लिन कहलाता है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो जो भी सुपीरियर के लिए हैं वहीं सबऑर्डिनेट के हैं, सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगेन ये आपका डिसिप्लिन के अंदर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पेनल्टी लगाने की बात आई तो सबऑर्डिनेट को, यानी आप वर्कर की बात करें तो वर्कर ले लो, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट ले लो, तो वर्कर को आप बड़ी ज़्यादा पेनल्टी लगा रहे हो, उससे डांट वाट रहे हो, उसकी 2 दिन की सैलरी काट दी, और वही गलती अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है तो आपने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, तो ये चीज़ तो आपकी गलत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ध्यान रखना है डिसिप्लिन का। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल इसका जरूर एक इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो एम्प्लॉइज अपने कमिटमेंट देता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। अपने कमिटमेंट का मतलब वो प्रोडक्शन का जो टारगेट है उसे टाइम पे कंप्लीट करता है। तो हमारे जो सुपीरियर्स हैं, यानी जो हेड्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने कमिटमेंट्स दें। यानी वर्कर्स ने अपने कमिटमेंट दिए हैं तो मैनेजर्स को भी अपने कमिटमेंट देना है। किस चीज़ में? उनकी इंक्रीमेंट दे, उनको बोनस वगैरह प्रोवाइड करें। अगर ऐसा करते हैं तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? सिस्टमैटिक वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा एफिशिएंसी वर्कर्स की इंक्रीज होगी। नेगेटिव इंपैक्ट देख लो। पहली चीज, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड चाओस, ये तो आप समझोगे। दूसरी चीज, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। और तीसरा, डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो रूल्स और रेगुलेशन के ना होने से भी काम में देरी हो सकती है। तो ये थे आपके 3 प्रिंसिपल। अभी हम लोग बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल की। तो चौथा प्रिंसिपल है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यह है कि एक बॉस एक बार में एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, यानी जो सबऑर्डिनेट है, जो काम करने वाला पर्सन है, उसे एक बार में सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव होगा। अब सपोज करो जैसे मैं हूँ, मेरे को मैथ्स वाले सर ने कहा कि एक काम करो, जाओ पानी की बोतल भर के ले आओ। दूसरी जगह मेरे को साइंस वाले सर मिल गए, उनने मेरे से कहा कि जाओ स्टाफ रूम से मेरी कॉपी लेके आओ। अब ये बताओ क्या करोगे आप, किसका ऑर्डर मानोगे आप? तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर इसलिए फ्यूल ने कहा है कि एक बार में आपको एक इंसान को, एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही बॉस ऑर्डर करेगा। अगर एक टाइम पे एक बॉस से ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो काम करने से मना भी कर सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल देखो दे रखा है एक, कि सपोज करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये कहा, किससे? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये कहा कि प्रोडक्शन को थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए। क्यों कर दिया है? प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि प्रोडक्शन स्लो कर दो ताकि जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक बनी रहे। जबकि सेल्स मैनेजर ने कहा कि प्रोडक्शन स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करो ताकि जो हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं, जो हमें पेंडिंग सप्लाई करनी है आउटपुट की, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कर सकें। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा था स्लो बनाओ ताकि क्वालिटी बनी रहे। सेल्स मैनेजर कह रहा है कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करो। तो वर्कर्स किसकी मानेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो जरा इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स। तो पॉजिटिव है, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ईगो क्लैश नहीं होगा और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जबकि 3 पॉइंट तो इसके जस्ट अपोजिट कर दो तो आपके कंसिक्वेंसेस, जैसे कंफ्यूजन रहेगा, उनके पास एक्सक्यूज के लिए चांसेस रहेंगे, वो एक्सक्यूज दे सकते हैं, काम के लिए मना भी कर सकते हैं। फिर ईगो क्लैश होगा और डिसिप्लिन बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये फ्रेंड्स थे आपके टोटल 4 प्रिंसिपल्स।
मैं बात करूंगा नेक्स्ट आपके जो 6 प्रिंसिपल हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें 4 प्रिंसिपल की बात करेंगे और ये 14 प्रिंसिपल आपके समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग FW टेलर के बारे में बड़े डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि व्यूज़ वगैरह ठीक ठाक आए। आप लोग समझते हो कि YouTube पर वीडियोस पूरी व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक? तो शेयर जरूर किया करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो और रिस्पांस जरूर मेरे को बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रिस्पांस फास्ट, जल्दी से मेरे को रिस्पांस जरूर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में।